बहू, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें इस तरह पैसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए। पैसा बचा कर रखो बहू। अभी 10 दिन पहले ही तो तुम गई थी और ये सेल का इतना सामान फिर से ले आई। इनमें पैसे बर्बाद मत किया करो। निहारिका जी ने अपर्णा को टोका तो उसका पारा चढ़ गया। मम्मी जी, मेरा घर है, मेरा पति कमा रहा है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मैं कहीं भी खर्च करूं? मेरी मम्मी ने कभी नहीं टोका, फिर आप क्यों टोक रही हैं? मैंने आपसे तो पैसे नहीं लिए थे। अपर्णा की बेबाकी सुनकर निहारिका जी का चेहरा उतर गया। अपर्णा जो सामान लाई थी वो जरा भी काम का नहीं था। सिर्फ सेल में जाकर सामान बटोर कर लाने को तो शॉपिंग नहीं कहते हैं ना। संजय की अच्छी सैलरी है तो वो अपर्णा को हर महीने विश्वास करके घर खर्च के पैसे दे देता था। अपर्णा उन रुपयों को 15 दिन में ही खर्च कर देती थी। जरा भी बचत की आदत नहीं थी। अपर्णा अपने माता पिता की इकलौती संतान रही है तो उसने अपनी सभी इच्छाएं पूरी की है। अपर्णा और संजय की लव मैरिज हुई थी। अपर्णा पैसे वालों की बेटी है, जबकि संजय एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता है। दोनों ने जब शादी के लिए कहा तो निहारिका जी ने मना कर दिया था, क्योंकि अपर्णा अमीर घराने से थी। उन्हें लगता था वो इस परिवार में नहीं रह पाएगी। पर दोनों ने जिद पकड़ ली। दोनों अपने प्यार को कुछ नाम देना चाहते थे। अपर्णा के घर वालों ने महंगे जेवर, वस्तुएं और कपड़े दिए थे, पर घर तो हर महीने समझदारी और राशन से चलता है। इसका गुण अपर्णा में नहीं था। जब भी मॉल में सेल लगती थी वो कुछ भी उठाकर ले आती थी। कई कपड़े और सामान तो बिल्कुल काम का ही नहीं होता था। रसोई कैसे चलाते हैं, सामान को कैसे काम में लेते हैं, इसका एक भी गुण नहीं था अपर्णा में। संजय और अपर्णा की शादी को साल भर होने को आया था, पर अभी तक अपर्णा घर के हिसाब से नहीं रह रही थी। निहारिका जी को ये सब फिजूल खर्ची लगती थी। संजय के पिता के निधन के बाद उन्होंने बेहद ही समझदारी से घर चलाया था। कुछ बचत पति की थी, पर वो कितनी चलती। ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसलिए अपने सिलाई का हुनर काम में आया। लोगों के कपड़े सिलने लगी और पैसा आने लगा, पर वो भी बहुत ज़्यादा तो नहीं था। पाई पाई का हिसाब रखती थी। तीनों बच्चों को अकेले पालना, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाना सब कुछ आसान तो नहीं था। बड़ी हिम्मत रखी, धैर्य रखा, दोनों बड़ी बेटियों को पढ़ाया और वो स्कूल में टीचर बन गई। अपने पैरों पर खड़ी थी तो लड़के वालों ने ज़्यादा दहेज लिए बिना ही उनसे विवाह के लिए हाँ कह दी और धूमधाम से शादी भी हो गई। फिर भी विवाह में बाकी के खर्चे भी तो होते हैं। निहारिका जी ने वो सब उधारी पर किया और सबको आश्वासन दिया था कि संजय की नौकरी लगते ही सब चुका दूंगी। संजय थोड़ा पढ़ाई में तेज था, उसकी अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई थी, वो अच्छा कमाने लगा था। पर निहारिका जी के माथे पर अभी भी बेटियों के विवाह का कर्ज था, जिससे वो जल्द ही मुक्त हो जाना चाहती थी। उन्हें इसका भी समय नहीं मिला। नौकरी लगते ही संजय ने अपनी कॉलेज में साथ पढ़ने वाली सहपाठी अपर्णा से शादी कर ली। उधर संजय के विवाह में भी बहुत पैसा खर्च हुआ था। अब इन सब कर्जों से निहारिका जी जल्दी ही मुक्त होना चाहती थी। निहारिका जी घर देखकर चलाती थी। उनका मानना था कि जो चीज़ घर पर रखी है पहले उसे काम में लिया जाए, फिर नई चीज़ें लाई जाए। यह जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है वो तो कभी ना लाई जाए। वो कंजूस नहीं थी, वो मितव्ययी थी। अपर्णा को उनकी मितव्ययिता जरा भी पसंद नहीं थी। वो शुरू से खुले हाथों से खर्च करती थी। शादी के कुछ महीनों तक तो उसे मनमानी करने दी, लेकिन बाद में संजय और निहारिका जी ने उसे समझाया भी
था कि खर्चा देखकर करना चाहिए और इतना कर्ज चुकाना है। ये सुनकर अपर्णा ने कहा कि कर्ज आपने लिया है तो इसके लिए मैं अपनी इच्छाएं क्यों मारूं? मैं क्यों समझौता करूं? आपने अपनी बेटियों के लिए कर्जा लिया है, आप चुकाओ। निहारिका जी चुप ही रहती है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और आंखों से भी कम दिखने लगा था, इसलिए उन्होंने अपना सिलाई का काम भी बंद सा कर दिया था। अब घर में कमाने वाला एकमात्र संजय ही था। निहारिका जी को कोई भी चीज़ बर्बाद हो ये पसंद नहीं था। अपर्णा खाना तो बना लेती थी पर बहुत ज़्यादा बना लेती थी, फिर उसे फेंक देती थी। सब्जियां और राशन का सामान इस तरह फेंकना निहारिका जी को रास नहीं आता था। वो टोका टोकी करती रहती थी। उनकी टोका टोकी से अपर्णा चिढ़ी हुई थी। मम्मी जी, ये आपकी बचत का फंडा आपके ही पास रखिए। मुझे इस तरह की कंजूसी जरा भी पसंद नहीं है। जब मेरा पति इतना अच्छा कमा रहा है तो मैं कहीं भी खर्च करूं, आप मुझसे पैसों का हिसाब मत मांगा करिए। निहारिका जी के पास कोई विकल्प नहीं था। अपनी बहू की कड़वी बातें वो संजय को भी नहीं बताना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि घर में कलेश हो, बेटा और बहू आपस में लड़े और टकरार करे। वो अपर्णा को ही समझाती थी कि बचत करनी चाहिए, इससे बुरे वक्त में सहारा मिलता है। केवल तुम ही संजय की जिम्मेदारी नहीं हो, वो मेरा बेटा भी है, उसकी इस घर के प्रति भी जिम्मेदारी है। अब जो कर्ज लिया है वो संजय ही चुकाएगा और पत्नी होने के नाते तुम्हें भी समर्थन करना चाहिए और एकजुटता से मिलकर इस कर्ज को उतारना चाहिए। बस कुछ ही समय की बात है, पर अपर्णा के दिमाग में यह बात घुसती ही नहीं थी। संजय भी उसे समझाता कि सोच समझकर खर्च करो, पर उसने तो ठान रखा था कि वो किसी की बात नहीं मानेगी। कुछ महीनों बाद एक दिन उसकी मम्मी का फ़ोन आता है कि अपर्णा, हम कल दूसरे घर में रहने जा रहे हैं। मम्मी, पर क्यों? अपना इतना अच्छा घर है, आप इसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? अपर्णा, अब ये घर हमारा नहीं रहा। तेरे पापा को बिजनेस में बहुत घाटा हुआ है। सब माल लेकर बैठ गए हैं और पैसा भी नहीं दे रहे हैं। अब इन पर भारी कर्ज चढ़ गया है। हमने हमारा घर बेच दिया है, इससे पैसा चुका देंगे और हम किराए के घर में रह लेंगे। मम्मी की बात सुनकर अपर्णा रोने लगी। पर मम्मी, आप इतने बड़े घर में रहने वाली एक छोटे से घर में कैसे रहोगी? कर्ज तो पापा ने लिया है, तो तकलीफ आप क्यों सहोगी? अपर्णा, पत्नी पति के हर सुख दुख की भागीदार होती है। पति के सिर पर कर्ज हो तो पत्नी कैसे सुख से रह सकती है? ये उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो पति के कर्ज को चुकाए और अपनी तरफ से हर प्रयास करे। आखिर पति जो भी करता है परिवार और पत्नी के लिए ही तो करता है। हर पति की यही कोशिश रहती है कि वो हर तरह से पत्नी को खुश रखे, उसकी इच्छाएं पूरी करे, उसकी ज़रूरत का ध्यान रखे। तो पत्नी का भी फर्ज होता है वो अपने पति का सुख में ही नहीं दुख में भी साथ दे। अपर्णा ने फ़ोन रख दिया। अपने मम्मी और पापा के लिए वो बहुत दुखी थी। उसे आज समझ आया कि पति के कर्ज में पत्नी भी साझेदार होती है। पति परेशान हो तो पत्नी कैसे सुखी रह सकती है? उसने ठंडे दिमाग से सोचा और अपनी डिग्रियां संभाली। एक दो जगह नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। घर में बिना बताए वो साक्षात्कार के लिए चली गई, पर उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। वो आजकल नम्र हो गई थी। एक दिन उसकी सहेली का फ़ोन आया कि शॉपिंग के लिए चलें, मॉल में सेल लगी है। तो उसने अपने कपड़ों की अलमारी देखी जो ज़रूरत से ज़्यादा भरी हुई थी, तो उसने अपनी सहेली को मना कर दिया कि उसे शॉपिंग पर नहीं जाना है। निहारिका जी को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और मन ही मन वो बहुत खुश हुई। रात को जब खाना बन रहा था तो अपर्णा ने आज निहारिका जी से
कितना आटा लूं और कितनी दाल लूं जिससे अन्न बर्बाद ना हो जाए। ये पूछा तो उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि अपर्णा तो कभी भी नाप नहीं पूछती थी, बस मनमर्जी का बना लेती थी। फिर वो फेंकने में जाए तो चला जाए। रात के खाने के बाद अपर्णा तो अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई। निहारिका जी ने संजय से अपर्णा में आए हुए बदलाव के बारे में बताया तो उसे भी आश्चर्य हुआ। उसने पहली बार निहारिका जी के मुंह से अपर्णा के लिए इतनी तारीफें सुनी। संजय ने अपर्णा के आते ही पूछा, कल डिनर के लिए बाहर चलें? मूवी भी देख आएंगे। तुम हर शनिवार को मूवी देखने जो जाती हो। हाँ जाती थी, पर अब नहीं, अब से केवल महीने में एक बार ही जाएंगे। हर हफ्ते मूवी देखना और बाहर होटल में खाना ठीक नहीं है, पैसों की बर्बादी होती है, अपर्णा ने कहा तो संजय को मम्मी की बात पर विश्वास हुआ। अपर्णा, तुम अचानक से कैसे बदल गई और इतनी समझदार कैसे हो गई? उस दिन मम्मी से जब बात हुई तो मैंने भी सोचा कि शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना, सैर सपाटा, मौज मस्ती नहीं होता है। शादी का मतलब यह भी होता है कि जो भी घर में समस्या है, परेशानी है, उसे पति पत्नी दोनों मिलकर हल करें। मैं अपनी इच्छाओं का बोझ तुम पर लादती रही, मम्मी जी मुझे इतना समझाती रही, पर मैं सबकी उपेक्षा करती रही। मम्मी इतने ऐशो आराम से रहती थी, पर पापा को बिजनेस में घाटा लगा। वो लोग छोटे से घर में आ गए, पर मम्मी ने उफ तक नहीं की। वो पापा के साथ आज भी बहुत खुश है, क्योंकि पापा कर्ज मुक्त हैं। मम्मी ने उस घर को कितने अरमानों से सजाया था, एक एक चीज़ अपनी पसंद की लाई थी। उस घर से उन्हें कितना प्यार था, पर पापा को चिंता मुक्त देखने के लिए वो घर बेच दिया। एक क्षण भी देर न लगाई। उधर आप और मम्मी जी इतनी बचत करते हो ताकि दीदी की शादी का और आपकी शादी का कर्ज चुका दें, पर मैंने तुम्हारे दुख और चिंता की जरा भी परवाह नहीं की। मैं अपनी ही दुनिया में मस्त रही, पैसे लुटाती रही, मम्मी जी को इतना सुनाती रही। मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया, सबके दिल को दुखाया। मैं मम्मी जी से कैसे माफ़ी मांगूं? वैसे ही जैसे एक बेटी अपनी माँ से मांगती है। कमरे के अंदर आते हुए निहारिका जी अपनेपन से बोली। उन्होंने अपर्णा के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। अपर्णा, आज तुम सही मायने में संजय की पत्नी बनी हो। तुम्हें अपने पति के दुख और चिंता का एहसास हुआ है। तुम जीवन संगिनी बनी हो जो अपने पति के सुख दुख की भागीदार हो। तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। मम्मी जी, मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। अब संजय और मैं हम दोनों मिलकर सारा कर्ज चुका देंगे। मैंने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन दिया था, सब जगह से मना हो गई थी, पर आज सुबह ही एक जगह से हाँ हुई है। संजय की हर जिम्मेदारी अब मेरी भी जिम्मेदारी है। अपर्णा ने नौकरी कर ली, दोनों ने दिन रात मेहनत की और निहारिका जी के सिर पर चढ़ा सारा कर्ज उतार दिया। अब अपर्णा भी मितव्ययिता से काम लेने लगी थी। वो कहीं भी फालतू पैसा खर्च नहीं करती थी। एक सुबह वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। घर में खुशी की लहर दौड़ आई। दोनों ननदे निहारिका जी और संजय भी खुश था, क्योंकि वो अब कर्ज मुक्त हो गए थे और नई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थे। दोस्तों, चाहे पति कितना भी कमा रहा हो, फिर भी हर पत्नी को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। जीवन में सुख और दुख कभी कहकर नहीं आते हैं। हमें सुख का आनंद लेना चाहिए और आने वाले दुख के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।